मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मैं उसके नशे में हूँ। नियति चुनती है किसी किसी को कि आप इस काम के लिए बने हैं। कीचड़ से कीचड़ धुआला कब हो। ये नशा होना ही, ये सनक होना, ये पागलपन होना ही आपसे काम करा सकता है। तो बाबूजी ने कहा कि जौन बात के डर है उहे भइल। दुख दर्द भा हंसी भा खुशी जे भी दुनिया से हमरा मिलल उहे दुनिया के सौंपत हई आज दे के गजल के सकल। हमरे होके खातिर सरहद बनावल गइल बकाए हमर बाबू। ये है कि होखे अगर जो हिम्मत कुछ वो पहाड़ नहीं थे, मन में जो ठान ली त कहवा बहार नहीं थे। रूप के धाह में जरा गइलू, बाप रे बाप तुम आ गइलू। बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। भोजपुरी भाषा के कवि, साहित्यकार, डायरेक्टर और एक्टर, कुछ भी कह लें, मनोज भावुक जी आज हमारे साथ हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने विदेशों में भी रह के अपनी भाषा नहीं भूली और साथ ही उन्हें कई तरह के सम्मान भी मिल चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि भोजपुरी भाषा को वो आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या उनका आगे इसको लेकर प्रयास रहा है। इसी को लेकर सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल जनभावना टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो भोजपुरी भाषा को आप सम्मान दिलाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं बार बार बात बोलता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो गलतफहमी में है, झूठ बोल रहे हैं। भाषा इतनी समर्थ है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग दावा करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, 20 साल 15 साल 25 साल आए हुआ, 2 फिल्म में काम कर लिए, 2 गाने गा लिए, 2 किताब लिख दी, तो मैं कर रहा हूँ। क्या इसके पहले भोजपुरी नहीं थी? आपके बाद नहीं? इस ढंग का दावा ही बेकार है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मैं उसके नशे में हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, या ये नियति चुनती है किसी किसी को कि आप इस काम के लिए बने हैं। यही था। आप देखिएगा ना, जो शराबी होता है, गजड़ी होता है, नशेड़ी होता है, कहीं भी जाएगा, ट्रेन में भी बैठेगा तो खैनी वाले को ढूंढ लेता है ना। मैं जब जहाँ भी रहा, अफ्रीका में था, मैं 2005 में अफ्रीका गया और वहाँ पर 15 अगस्त को एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पंजाबी विंग था, गुजराती विंग था, मराठी विंग था। नहीं, अपने यहाँ से क्यों फगू गावे वाला नहीं खे। और उस दिन से मेरी यात्रा शुरू हुई, लोगों को ढूंढना शुरू किया, उनका फ़ोन नंबर लेना, मेल लेना। और साल भर बाद मुझे याद है 21 सितंबर 2005 में मैंने भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा की स्थापना की। वहाँ सारे लोगों को इकट्ठा किया तो मुझे आनंद आ रहा था। तो पहली शर्त यही है किसी भी काम में, स्वांतः सुखा है, कि आपको कितना आनंद आ रहा है। तो मुझे उसका नशा है। उसके बाद मैं लंदन गया 2006 में, वहाँ भी लोगों को इकट्ठा किया, कार्यक्रम किया। तो मैं कुछ कर रहा हूँ इसका दावा नहीं है। हाँ, ईश्वर ने मुझे चुना है, मेरे से भी कुछ काम हो रहा है, चाहे वो सिनेमा का मैंने किताब लिखा या साहित्य पर कई किताबें आई या पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन है। तो एक तरह से ये ज़रूर कहूँगा कि एक संघर्ष है, चूँकि कुछ लोगों ने इस ढंग का एक वातावरण तैयार किया है कि कहीं भी भोजपुरी शब्द आता है तो लोगों को लगता है कि यार उसको असम्मान तरीके से देखते हैं। तो हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपनी मातृभाषा को के असली स्वरूप को, असली चेहरे को दिखाए कि भाई तुम जो समझ रहे हो वो भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी कुछ और है। जी, वही मेरा अगला सवाल भी था कि देखिए, पूरे दुनिया में भोजपुरी भाषा के लोग हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी को लेकर जो अश्लीलता है, इस वजह से कहीं ना कहीं लोग भागते हैं। तो इस अश्लीलता को किस तरह से खत्म किया जाए, या उस पर बात नहीं करके, अश्लीलता पर बात नहीं करके, अश्लीलता फैलाने वाले लोगों का नाम नहीं लेकर, उनके गानों का, उनके कंटेंट का जिक्र नहीं करके, इसके उलट हम क्या करें कि जो अच्छा काम हो रहा है उसका प्रमोशन करें। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे भूख है कि अच्छा देखना चाहते, अच्छा करना चाहते, तो भाई करो ना, मना किसने किया है। पैसा हो तो पैसा लगाओ, ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। लिख सकते हो तो लिखो, गा सकते हो तो गाओ, और कुछ भी नहीं कर सकते तो आज सोशल मीडिया का पावर आपके पास है। जो भी अच्छा कर रहा है उसके बारे में 2 शब्द लिख के प्रमोट करो। अंधेरे को अंधेरे से नहीं ख़त्म किया जा सकता। आपको टॉर्च बियरर बनना होगा। आप उजाले से ही उसको ख़त्म कर। कीचड़ से कीचड़ धुआला कब हो। कीचड़ से कीचड़ ना धुआला। ओकरा खाती
हमने की दूसरा ढंग से प्रयास, इसलिए उनकी चर्चा नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो आरोप लग रहा है वो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से लग रहा है, ठीक है। भोजपुरी की उम्र इतनी नहीं है, भोजपुरी की उम्र 1000 साल से तो लिखित साहित्य है। उसके पहले और गीतों में भी गोरखनाथ, जहाँ के गोरखपुर की बात, गोरखनाथ, कबीरदास जी, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके गीत और जिनके साहित्य जो है वो उसके स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। इधर भी सिनेमा में भी बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे गीत आए, नए में हमने खोजना बंद कर दिया है। तो अच्छा काम हो रहा है, हम उस पर फोकस करें, उसका प्रचार प्रसार करें। अभी मेरे साथ सुषमा भी मेरी साथी मौजूद हैं जो एंटरटेनमेंट को लेकर खबरें बनाती हैं, तो आगे सवाल सुषमा पांडे जी करेंगे। थैंक यू संगीता। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भोजपुरी जो सम्मेलन है, भोजपुरी साहित्य सम्मेलन है, उसके कला मंत्री बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त इस उपलब्धि पे आप भोजपुरी कला सम्मेलन के कला मंत्री बन चुके हैं। इस पे आपका अभी इस टाइम पे मनोज भावुक जो हैं कितने भावुक हैं? नहीं, देखिए ये जो संस्था है अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, उससे मैं पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ। बहुत पहले, मतलब ये बात मैं करूँ 1998 की बात करूँ, उसके आसपास, तो मैं इसका प्रबंध मंत्री था। आचार्य पांडे कपिल इसके अध्यक्ष थे। तो एक सिपाही के रूप में, ये तो एक जिम्मेवारी है, पद क्या एक जिम्मेवारी है कि ठीक है, मैं चूँकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सिनेमा से भी जुड़ा हूँ, साहित्य से भी जुड़ा हूँ, देश विदेश की जो संस्थाएँ उनसे भी जुड़ा हूँ, और जो ट्रेडिशन है उससे भी जुड़ा हूँ, जो आधुनिक समय है उससे भी जुड़ा हूँ। तो हुआ कि नहीं, एक कला का विकास हो, कला पक्ष से जुड़ा हूँ, तो एक जिम्मेवारी मुझे दी गई है और ऐसी जिम्मेवारियाँ मुझे मिलती रही। जब मैं लंदन में था तो विश्व भोजपुरी सम्मेलन ने मुझे वहाँ का अध्यक्ष बनाया, दिल्ली इकाई का अध्यक्ष बनाया। तो ये पद वगैरह ठीक है, एक है कि आपसे लोग सवाल करें कि भाई अब बने हैं तो क्या कर रहे हैं, बाकी एक नशा है, आपको किसी को कुछ भी बना दिया जाए, उसे नहीं करना है तो नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो लेकर बैठे रहे पद, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जिनको कुछ भी नहीं दीजिए फिर उनको काम करना है, नशा है। ये नशा होना ही, ये सनक होना, ये पागलपन होना ही आपसे काम करा सकता है। मेरे आपको बताऊं कि जब आज से 20-25 साल पहले जब मैंने भोजपुरी में लिखना शुरू किया, पटना में था उन दिनों, और मैं गया था मेडिकल की तैयारी करने, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। तो जो पिताजी को पता चला, पिताजी हमारे रेणुकूट में हिंडाल्को में थे, तो उनको पता चला कि मैं लिख रहा हूँ और खूब लिख रहा हूँ, नाटक का इतिहास लिख रहा हूँ, थिएटर में एडमिशन ले लिया। टॉपिक किया आपने? जी हाँ। तो लिखने लगा तो पिताजी बोले कि अब तुम भीख मांगोगे, कुछ करोगे नहीं जीवन में, क्योंकि तुमको जिस काम के लिए, खैर उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो बाद में जब मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैं पर्लपेट में गया, फिर अफ्रीका में गया, फिर इंग्लैंड में गया, तो पिताजी बहुत खुश थे। और फिर 2007-8 में जब छोड़ के आया और फिर भोजपुरी करने लगा, चैनल से जुड़ा, इसी में डूब गया, तो बाबूजी ने कहा कि जौना बात के डर रहे उहे भइल। और 1.5-2 साल पिताजी ने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि इसमें पैसा मिलना नहीं था। भोजपुरी की सच्चाई ये है कि गंभीर काम कर रहे हैं तो उसमें देना होता है, आपको मिलना, आपको समर्पण करना होता है, कुछ भी कमाई जैसा कुछ उसमें नहीं है। साहित्य में ही नहीं है, हिंदी में तो ठीक है, मंचों पर कुछ है, कभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल पिताजी का देहांत हुआ, तो मैं काफ़ी करीब था, एक बार बहुत भावुक थे, तो उन्होंने बात कही कि बेटा इस देश में, मतलब जो लोग शहीद हुए, केवल देश उन्हीं लोगों का नहीं था, लेकिन वो शहीद हुए, लड़े, तुम ठीक रास्ते पर हो, अपनी मातृभाषा के लिए काम कर रहे हो। तो मुझे लगा कि मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। बाबूजी को अंतिम समय में मुझ पर संतोष हुआ, उनको लगा कि उनका बेटा नालायक नहीं है, कुछ काम का काम कर रहा है, और खुद भी वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, मजदूर यूनियन के नेता थे और मजदूरों के लिए काम करते रहे। तो चेतना तो उनके अंदर थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि बेटा भी इसी तरह, मतलब मुफलिसी में रहे या फक्कड़ बन के रहे। चाहते थे कि परिवार के साथ रह रहा, लंदन में सब कुछ सेटल्ड है तो अच्छे से रहे, लेकिन वो जान गए कि ये भी पागल आदमी है, सनकी आदमी है, अपने नशे में है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, इसलिए काम। आपने बाबूजी की बात कर ही दी अपने, तो बाबूजी से मुझे आपके होम टाउन, आपके गांव जहाँ से आप लोग हैं, आप हैं, जी। उसका ख्याल आया। तो मैं ये पूछूंगी, लंदन में थे, लंदन में मनोज भावुक को भारत कितना याद आता था? भारत से बिहार कितना याद आया? बिहार का सिवान जिला और सिवान जिले का रघुनाथपुर प्रखंड और गांव कौसड़ कितना याद आया?
मेरे बारे में विद्वानों ने जब लिखा, अब नहीं रहे डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी, कई लोगों ने लिखा, तो ये लिखा कि मनोज भावुक 3 चीज़ें हमेशा अपने साथ रखते हैं: अपनी माँ, अपनी मातृभाषा और अपना देश। और मैं लंदन गया, मैं प्लांट मैनेजर के पोस्ट पर था। कल ही मैं फिल्म देख रहा था डंकी, उसी के बारे में पूछने वाला। हाँ, तो डंकी में देख रहा था, उसमें यही है वीज़ा को लेकर कितना संघर्ष है, लोग कैसे गलत रास्ते से पाकिस्तान और इराक के रास्ते होकर वहाँ लंदन जाते हैं, कैसे इलीगल रूप से रहते हैं। मुझे तो 5 साल का वर्क परमिट मिला, मैं प्लांट मैनेजर था, मुझे फैमिली एकोमोडेशन मिला, सब कुछ था। फिर भी जाते जाते मैं वहाँ पर गीत लिखा, और गीत क्या, मेरे मन की व्यथा थी। मैंने अपने ज़िंदगी में कभी लिखने के लिए कुछ नहीं लिखा, परिस्थितियों ने मुझसे लिखवाया। प्रेम हुआ तो प्रेम लिख दिया, नफरत हुई तो नफरत लिख दिया, झगड़ा हुआ तो झगड़ा लिख दिया। जैसी स्थिति रही वैसा मैंने लिखा, और जीवन के सारे रंग पर लिखा। मैंने कहा है एक जगह कि दुख दर्द भा हंसी भा खुशी, जे भी दुनिया से हमरा मिलल, वह दुनिया के सौंपत हई आज दे के गजल के सकल। सबसे पहली कविता आपकी कौन सी थी? सबसे पहला कविता जो आपने लिखा हो? मेरी देखिए, पहले तो हर युवा कवि की शुरुआत वहीं से होती है, रोमांटिक कविताओं से, रोमांस से, प्यार से। पहला प्यार कब हुआ मनोज भावुक जी को? हमें बताएंगे कि प्यार में पहली बार भावुक कब हुए थे, ये बताएंगे आज। नहीं, मैं भावुक होता नहीं था, कर देता था। तो लोगों ने कहा, मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह, ठीक है, तो मैं सर्टिफिकेट नाम यही है, पिताजी का नाम है रामदेव सिंह। तो ये था। अचानक मैं बिरला का स्कूल था हिंडाल्को मैनेजमेंट मुझे अलग अलग शहरों में भेजती थी डिबेट के लिए, बोलने के लिए। तो मैं शुरू से देश में बहुत घूमा हूँ, बोला हूँ। जब कानपुर में मैं इंटर कर रहा था, BNSD इंटर कॉलेज, तो ये 92 की बात है, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, और मैं वहाँ पर 7 थाना है, वहाँ पर मूलगंज, चमनगंज, कर्फ्यू लगा था, मैं घिर गया था। कैसे कर्फ्यू से निकला, और पूरी की पूरी मेरी एक कहानी है, वो कहानी के प्लाट, वो प्रेम कथा है, और वो 92 की कहानी 98 में छपी, और अभी पटना के कालिदास रंगालय में, प्रेमचंद रंगशाला में उसका मंचन हुआ, जिंदगिया तुहार के नाम से। तो प्रेम कहानी है। उसी प्रेम कहानी के पात्र ने कहा कि भाई मिस्टर सिंह, यू आर भावुक, आप भावुक कर देते हैं, और आप अपना नाम लिखो मनोज भावुक। तब से वहाँ की पत्रिका जो निकलती है उसके संपादक मंडल में मैं था, और वहाँ भी मेरा नाम लिखा हुआ मनोज भावुक। तो मैं सोच रही थी पूछूंगी आपसे कि ये भावुक शब्द मतलब मनोज के साथ कैसे ऐड हुआ या क्या है, लेकिन उसका आपने बता ही दिया। ये तखल्लुस हो गया मेरा। फिर और मैं ये पूछूंगी, आपने बताया कि आपने डंकी फिल्म देखी। डंकी में कहानी यही है, आप जाते हैं विदेश में कमाने के लिए, जाते हैं परिवार को अच्छी स्थिति देने के लिए जाते हैं, और फिर अपना देश, अपना माटी याद करते हैं। तो आपने कोई ऐसा डंकी का सीन आया, मोमेंट आया जहाँ पे आप रिलेट कर पाए हो किसी भी डंकी, किसी भी कैरेक्टर से, शाहरुख खान के कैरेक्टर से, किसी भी किरदार से आप रिलेट कर पाए हो कि जो उस पर बीत रही है आप महसूस कर पा रहे हो जब आप फिल्म देख रहे हो? बताइए। मैंने बहुत जगह अपने आप को रिलेट किया। एक जगह तापसी पन्नू एक डायलॉग बोलती हैं, शाहरुख खान जब कहते हैं कि आप कैसे रह सकते हो यहाँ पर, आपके पास न पासपोर्ट है, न वीज़ा है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, हर जगह आपको ये करना है, इस ज़मीन पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो तापसी बोलती हैं, ये रब की ज़मीन है, आपको याद हो, रब की ज़मीन है। मेरी एक कविता है इसी को लेकर, आज से सुषमा जी 140-145 साल पहले वीज़ा नहीं लगता था, कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हुई। मेरी एक कविता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, इन सरहद को लेकर मैंने लिखा था। युद्ध पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई, मैंने दूसरे कोण से उस कविता को लिखा। उसमें एक परिवार के 3 लोग शहीद हो जाते हैं, 3 पीढ़ियां शहीद हो जाती हैं। तो एक बूढ़ी महिला हैं, जब उनके पोते की लाश आती है, डेड बॉडी, तो लाश रख दी जाती है, वहाँ वो बैठी हैं। और मेरी एक कविता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, उसमें मैं देख रहा था उनके उस डायलॉग को कि रब की ज़मीनें, मैंने लिखा। और यही टोन देखिए, भोजपुरी में कविता है, टोन जो अपने यहाँ के बूढ़ी लोगों कहते हैं कि बबुआ रे ये देश विदेश काहे बनल, ये देश विदेश काहे बनल, काहे बनहाइल बांध सरहद के, दुनिया के ऊपर एके गो छत आसमान, आ एके गो जमीन धरती, के कैलस टुकड़ा टुकड़ा, झगड़ा के गाछ के लगावल, के बनावल नफरत के किला, का दो धरती माई है, माइयो टुकी टुकी, लड़े वाला भाइये नु दोनों देशभक्त। तो देशभक्ति माने भाई के खून,
बहिन के सील हरण, भौजी के मांग धोवल, माई के कोख लूटल, हाय रे हाय खून के धारा, मानवता के राग ध के रोए के नामे देशभक्ति हकारे बबू। लोग कहता कि हमार कोख लुटाइल नहीं खे, अमर हो गइल बा। सरहद पर लड़े वाला मरबे ना करे, मरियो के अमर हो जाला। अमरे होके खातिर सरहद बनावल गइल बा काहे हमर बाबू। आपने ऐसी भोजपुरी बोली कि मैं भी भोजपुरी भाषी हूँ, तो रोंगटे खड़े हो गए मुझे सुनते हुए आपको। लेकिन एक वाकया शेयर करूँगी, या फिर जो भी मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, जो मेरा अनुभव है कि भोजपुरी भाषा को लेके जब हम शहरों में आते हैं, आप तो विदेश जाके आए, वहाँ भी भाषा को अपने नहीं छोड़ा। तो एक होता है कि भोजपुरी बोलने वाला है, कमतर लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने टोन को छुपाने की कोशिश करते हैं कि पता ना चले कि हम भोजपुरी में कहीं हिंदी बोल रही है, भोजपुरी टोन आ रहा है, तो नौकरी वोकरी को लेकर दिक्कत होती है। तो वो वैसे लोगों को जो छुपाते हैं अपनी पहचान, और वैसे लोग जो इस भोजपुरी भाषा के लिए किसी को जज करते हैं कि आप कम टैलेंटेड हैं, आप काबिल नहीं हैं, उनके लिए आप कहना चाहेंगे, दोनों के लिए? नहीं, वो लोग नकली हो जाते हैं। देखिए हुआ क्या है कि रोजी रोजगार के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, वो दूसरे शहर में चले गए। तो एक तो वहाँ वो अपने संस्कार से, परिवेश से कटी रहे जहाँ रह रहे, दूसरे अपनी भाषा भी छोड़ दी। तो जब सब कुछ अपना छोड़ते जा रहे हैं तो जो कुछ उनका है वहाँ उनकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी, वो नकली हो जाएंगे। इसलिए अपनी जड़ों को पकड़ के रखना है, अपनी भाषा को पकड़ के रखना है और उस पर नाज करना है। टोन की जहाँ तक बात है, आप कोई उड़िया हिंदी बोलेगा, कोई बंगाली हिंदी बोलेगा, कोई साउथ इंडियन हिंदी बोलेगा, सब में सबका टोन आता है। यह खूबसूरती है, यह ब्यूटी है हमारी हिंदी की। विशुद्ध हिंदी कहीं नहीं है, वो टोन आना ही चाहिए, वही ब्यूटी। आप देखिए जब कोई अपने यहाँ का टोन लिए बोलता है तो ये हमारी पहचान है। इसलिए हमको इस चीज़ को समझना होगा, हमको अपनी पहचान के साथ जुड़ के रहना, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। कई बार बोला जाता है कि बिहारी नहीं जाएगा, इस तरह से हमें सुनना पड़ता है, और नहीं जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। क्यों जाएगा? मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, मुझे किसी सीनियर ने ही बोला था। जी जी। तो ऐसे बोला जाता था, बिहारी नहीं जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको जाना ही नहीं चाहिए। ये हम जिसमें पले बढ़े हैं, हम अपनी पहचान कैसे वो कर दें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक उड़िया वाले को, एक बंगाली को, उनको तो कोई नहीं कहता है, आता है टोन आता है ना। ये इसमें भाषा का, पंजाबी, मैं जैसे बंगाल में रही हूँ तो बंगाली टोन भी मेरी आ जाती है। भाषा की ज़रूरत सिर्फ संवाद के लिए। भाषा से किसी की पर्सनालिटी, किसी के व्यक्तित्व को नहीं आंकना चाहिए। यह सिर्फ जो, मैं लंदन में था तो मैं कभी कभी कहता था, डेविड थे, उनकी कंपनी थी जहाँ मैं प्लांट मैनेजर था, कि सर जो है, मैं बोलता था कि माई इंग्लिश इज़ टू वीक। तो बोलते नहीं, ओके। कहता वी डोंट नो हिंदी, हमको तो हिंदी आती नहीं, आपको आती है। भाषा की ज़रूरत क्या, केवल कम्युनिकेशन, केवल जो है कम्युनिकेशन के लिए, दैट्स एनफ। देखिए, अगला सवाल मैं भाषा को लेकर ही आपसे करूँगी। पंजाबी भाषा अभी देखिए कि काफ़ी जगह उसने बना ली, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर आप टेलीविज़न टीवी इंडस्ट्री में देखिए, हर जगह अच्छी जगह बना ली है। तो क्या लगता है भोजपुरी अभी तक वो जगह नहीं बना पाई है, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, जगह तो एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, हज़ारों लोगों को रोज़ी रोज़गार मिल रहा है, उनके चूल्हे जल रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। पूरी दुनिया में भोजपुरी गीतों की वजह से हमारी पहचान है। सिर्फ इसमें करेक्शन इतना ही करना है कि ऐसा भी चीज़ बनाए जिसे कॉलर उठाकर हम लोग रहें। फैलाव मतलब फैल तो रहा है, प्रसार है, फैलाव है, लेकिन एक जो स्वाभिमान मिले, एक उस पर हम गर्व कर सके, वैसे कंटेंट धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं और हो जाएगा। ये जो है भोजपुरी के साथ ऐसा नहीं। आपको जितनी भाषाओं का आपने नाम लिया, या 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, उसमें बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, जो इस देश में सिमटी हुई है। और ये भाषा तो हिंदुस्तान के बाहर मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, नेपाल, कई देशों में है। तो इसकी ब्यूटी है, खूबसूरती है, पूरे दुनिया में है लोग बिहार से। पूरी दुनिया में आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार को भोजपुरी के लिए कुछ आगे करना चाहिए? बिहार सरकार का नहीं, ये सेंट्रल भाषा जो है, ठीक है, ये है, और इस पर लगातार इस पर काम हो रहा है। थोड़ा सा राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, सब लोग लग जाए तो हो रहा है, और काफ़ी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो मैं आशावादी हूँ, हम लोग निराश नहीं हैं, और आज नहीं तो कल जो है इसको सरकारी मान्यता मिलेगी। आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? जो संदेश वगैरह हम नहीं देते हैं। संदेश क्या है, हमारे ऐसी कविता से ही संदेश दे दीजिए, कुछ कविता बोल दीजिए, कुछ अच्छा सा। ये है कि होखे अगर जो हिम्मत, कुछ वो पहाड़ नहीं खे, मन में जो ठान ली त
कहवा बहार नहीं खे। और कहियो तो भोर होई कहियो छठी कुहासा, कहियो तो भोर होई कहियो छठी कुहासा, भाऊ की मान ल तू आगे अनहार नहीं खे। देख रहे हो आप तो नाम के साथ कैसे प्रेजेंट किया है। आखिरी क्वेश्चन मेरे साथी सुषमा जी करेंगी। ये देखिए आखिरी एक बात बताऊं सुषमा जी, हाँ जी बताइए। कि अभी अक्सर जो है ना, जो लोगों को कहा जाता है कि भाई आप अच्छे गीत लिखो, तो अच्छे गीत में क्या करते हैं फिल्म वाले एल्बम वाले, वो भक्ति संगीत लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छे गीत का मतलब केवल भक्ति नहीं, भक्ति तो एक विधा हो गई। आप श्रृंगार में भी अच्छा कर सकते हैं, आप सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन एक सलीका है। जीवन में सारे रंग हैं, श्रृंगार भी है, रोमांस भी है, प्रेम भी है। मैं नहीं कहता हूँ किसी से कटिए। उन्होंने मान लिया कि रोमांस करेंगे, उनका प्रेजेंटेशन इन्होंने गंदा किया है। रोमांस तो जीवन को खूबसूरत बनाता है, रोमांस जीवन को खूबसूरत बनाता है, इसलिए उस पर आप काम कीजिए, लेकिन उस ब्यूटी को विभत्स मत बनाइए, खूबसूरती को रहने दीजिए। अभी एक ऐसे ही साक्षात्कार, मतलब मैंने अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया, और ब्यूटी को मेरे बहुत सारे जो है शेर जो हैं वो केवल ब्यूटी के लिए हैं, नए लोगों को दिखाने के लिए कि देखो इस ढंग से भी चीज़ें कही जाती है। मैंने शेर कहा कि रूप के, और देखिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पकड़ते हैं, कि रूप के धाह में जरा गईलू, रूप के धाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तुम मुआ गईलू। रूप के, सुनिए, रूप के धाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तुम मुआ गईलू, अनसुहातो, विदाउट एनी रीजन, अनसुहातो खाटी शब्द है भोजपुरी का, कि अनसुहातो तुम मुस्कुरा गईलू, विदाउट एनी रीजन, अनसुहातो तुम मुस्कुरा गईलू, मन के छुअलू और मन के भाग गईलू। मतलब प्रेमी की ऐसी तारीफ इतनी सब लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता इससे अच्छे तरीके से की जा सकती है। बहुत सारे बिंदु और को पकड़ा। संगीता ने मुझे कहा कि आखिरी सवाल, आखिरी नाम सुनते ही लगता है कि नहीं नहीं बातें खत्म ना हो, बातें ऐसी हैं जैसे हो रही है, नहीं लगता कि खत्म हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आपने भाषा में या फिर अपने टेलीविज़न में कई तरीके से काम किया है, सिनेमा हो गया, लिखना हो गया, साहित्य को जो भी साहित्य के मीडियम्स होते हैं, टीवी किया, थिएटर किया, आपने लिखा भी, अभिनय भी किया। अब क्या हेड प्रोडक्ट हेड भी रहे आप जी, सारेगामापा के, तो आपने हर तरीके सब कुछ किया, मतलब बहुत कुछ ऐसा मैं क्या बोलूँ कि छोड़ा है। आप टेलीविज़न में, दूरदर्शन में पत्रकार भी रहे, पत्रकारिता में भोजपुरी को कैसे देखते हैं? देखिए आया, कई चैनल्स भी आए, कोशिश हुई, महुआ आया, हमारा टीवी आया, अभी जी का चल रहा है। तो अभी हार्डकोर न्यूज़ में तो उस ढंग से नहीं है, कभी था महुआ न्यूज़ वगैरह का हुआ, लेकिन इंटरटेनमेंट का काम हो रहा है। और पत्रकारिता होती है, भाषा से, उसका भाषा केवल एक मीडियम हो गया ना। पत्रकारिता तो जैसे हिंदी में होनी है, अंग्रेजी में होनी है, वैसे ही भोजपुरी में होनी है। भोजपुरी में भी पत्रकारिता में हम खबरें दिखाते हैं, तो सारे वही सिस्टम जैसे आप करती हैं, जैसे लोग कर रहे हैं वही है, तो उसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन अभी भोजपुरी पत्रकारिता में बहुत माइलस्टोन आने बाकी हैं, उसका युग आना बाकी है, अभी काम होना बाकी है। कहते हैं कि जो लिखने का रास्ता है वो पढ़ने से होके जाता है, जैसे मैं मानती हूँ इसको, कि कहते हैं कि खाने का रास्ता, दिल का रास्ता पेट से होके गुजर के जाता है, तो लिखने का रास्ता पढ़ने से जाता है। आप किसको पढ़ते हैं भोजपुरी में, साहित्य में? मैं नहीं मानता, बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं और उन्होंने इतना गढ़ा, इतना लिखा। भिखारी ठाकुर ने कहा कि मैंने, मतलब हजामते, मैंने कहा कि मैंने कभी कलम छुआ ही नहीं। कबीर दास ने कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। लिखना जो है अनुभव से आता है। पहला चीज़ कि आपका एंटीना, आपका रिसेप्टर, आप चीज़ों को कितना पकड़ पाते हैं। आप चीज़ों को, एक ही चीज़ आपके आँख के सामने से गुजरती है, 5 आदमी गुजरता है, सबको तो नहीं दिखा, न्यूटन को दिखा फल गिरते हुए। आप कितने सेंसिटिव हैं, आप चीज़ों को कितने संवेदनशील हैं, पहली शर्त है। नहीं तो आप किताब केवल पढ़ने की तरफ पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न पढ़ने से होगा, न सिनेमा देखने से होगा। आपके अंदर ह्यूमैनिटी कितना है, वो एलिमेंट कितना है। जहाँ तक मेरे पढ़ने की बात है, तो मैंने पढ़ा कम है, मतलब चूंकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, वहाँ फुर्सत मिलती नहीं थी। हाई स्कूल तक प्रेमचंद को और बाकी जिन लोगों को पढ़ा, तो पढ़ने से नहीं, मैं जीवन में जितनी चीज़ों को भोगा, जितनी चीज़ों को महसूस किया, जब जैसा समय रहा, ईश्वर ने मुझसे लिखवाया। मैंने तो शेर कहा कि जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा, हमरा गज़ल में आज के दुनिया के बात बा। और उसी में है कि भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गज़ल, भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गज़ल, का जाने कैसे बात ही के लिखात बा।
तो ईश्वर लिखवाते रहे और मैं लिखता रहा। तो ये आप केवल महसूस कीजिए, केवल ये बात लिखने पढ़ने के लिए नहीं, आपके प्रेम के लिए भी है। नहीं तो आपका प्रेम सरफेस पर होगा, आप उसमें डूब जाए, पागल हो जाए, खो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अंदर से कितने पावन हैं। मनोज जी ने साइंस पढ़ा, टेक्नोलॉजी की, मेडिकल की तैयारी की, फिर आपने थिएटर किया, टॉपर भी रहे उसमें, और फिर आपने टेलीविजन में सब कुछ किया आपने। कब ऐसा लगा, वो मोमेंट कब था, मैं जानना चाहूँगी इनसे, कि तब लगा भोजपुरी के हैं, भोजपुरी के होकर रह गए? नहीं, ये तो वो कहते हैं ना कि होते चिकने पात, तो बचपन में ही ये फूटने लगा था। हाँ, तो ये चीज़ होने लगी थी और फिर लिखने पढ़ने लगा। मैंने थिएटर किया तो नाटक का इतिहास लिखा। पटना में उर्दू और हिंदी के जितने प्रोजेक्ट थे उनको भोजपुरी में तब्दील कर दिया। भोजपुरी का पहला सीरियल बना 98 सांची प्रीतिया। उसके अगले साल ही 1999 में मेरी कहानी पर सीरियल बना तहरे से घर बसाए। उस समय हमारी हीरोइन को अक्सर लोग छेड़ते रहते थे, उनके मित्र पूछते भाई कौन सा सीरियल में काम करे लूँ, तो तहरे से घर बसाए। तो ये था। उसके गीत और संवाद मैंने लिखा। उस तो नाटक के इतिहास लिखा, फिर सिनेमा पर काम करने लगा। उसी में फिर एक सिलसिला शुरू, अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, इधर के करीब 150 लोगों का लेजेंड का इंटरव्यू किया। तो चलने के नशा में आदमी को पता नहीं चलता है कि वो कितना चल गया, क्या कर रहा है। तो मैं जहाँ भी गया, मतलब हमको ईश्वर ने भेजा, समय ने भेजा कि जाओ बेटा इंजीनियर बन गए, वहाँ मशीनों के साथ काम करो, मशीनें चल रही हैं। मनोज भावुक मशीनों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अरे कहाँ मैं स्पॉइल कर रहा हूँ, मशीनों की आवाज़ कर्कश लग रही है और मैं गीत गज़ल लिख रहा हूँ उसके चारों कर। मुझे याद है मुंबई में पर्ल पेट में था और मैंने गज़ल लिखा, मशीनें चल रही हैं कि बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल, और कहाँ खो गईल अब वो धुन प्यार के, कहाँ खो गईल अब वो धुन प्यार के, जे हमरा के पागल बनावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। इतनी खूबसूरत बातें हुई हैं, इसे इंटरव्यू तो कहा ही नहीं जा सकता, हम नॉर्मल बातचीत कहेंगे। एक साहित्य को लेकर, भाषा को लेकर। मैं संगीता बहुत खूबसूरत साथी रही हैं, बहुत अच्छी सहयोगी हैं। मैं चाहूँगी शुरुआत इन्होंने की है और यही इसको अंत भी करें। संगीता लीजिए, आप लीजिए संगीता। तो आपने सुना कि मनोज भावुक जी कितने अच्छे से कविता बताया, उन्होंने अपने बारे में बताया, और साथ ही मेरे साथी सुषमा जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे। इसी तरह से मैं चाहूँगी मनोज भावुक जी अपने भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाएं और इसी तरह से नाम रोशन करें और आगे और भी सम्मान पाएँ और देश विदेश में भोजपुरी का नाम आगे बढ़ाएं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इतना समय दिए, आपका इतना कीमती वक्त आपने दिया हमें। आनंद आया, इतनी तो, आत्मीयता से बातचीत हुई। हमको ये हम लोग को लगा ही नहीं कि हम किसी इंटरव्यू, सो कॉल्ड इंटरव्यू टाइप का कुछ काम कर रहे थे। हम लगा कि इससे बैठ के गाँव घर की बातें कर रहे हैं। आपने वो एक कविता जो कही, जो मतलब इसको लेकर, बॉर्डर को लेकर जो कहा, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, मैं ऐसे अंगिका जानती हूँ लेकिन मुझे समझ में सब कुछ आता है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी वो कविता। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल हम अपने इस इंटरव्यू को, एक जो बातचीत थी, इंटरव्यू भी नहीं कहेंगे, बातचीत जो थी, इसको यहीं विराम देते हैं। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जनभावना टाइम्स।